जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। आज हम अपनी एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। आज से हम इसके लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के और अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इसमें आते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आज आपको दूंगी इसका इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बेसिकली क्या है, ये इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो हम बात शुरू करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, मुझे सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट से लेकर चलना होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट से हमें पता है कि जी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद इन दोनों का इंटरप्ले। अगर मैंने आपको ये तीन बातें समझा दी तो इससे क्या होगा कि आपको इसका इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का जो इफ़ेक्ट है वो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये क्या इफ़ेक्ट है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, वो है जी इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लेट से हम कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले तो जी वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। कोई भी आप कंडक्टर ले सकते हैं, कॉपर है, कोई भी है, उसमें जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तब उस टाइम उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक इनका फ़्लो बन जाएगा, यानी किसी फ़्लो में मूव करने लग जाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यानी इस तरह किसी फ़्लो में मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर देंगे कंडक्टर में एक फ़्लो में, और वो प्रोड्यूस करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक इन्फ्लुएंस में वो लोग मूव कर रहे होंगे और हमारे पास क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से, हमारे पास जो होगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, यानी एक चेंजिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस कर देता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, ये खुद से जनरेट करता है, इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर भी मौजूद है उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरप्ले पे। इनका इंटरप्ले क्या है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो वो खुद ब खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, अपने अराउंड। जिस तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है। अब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो जैसे जैसे चेंज हो रही है, तो वो जिस जिस पॉइंट पर जाकर चेंज हो रही है वो भी वहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रोड्यूस करेगी। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से, जिस तरह एक बड़ा ही क्लोज किस्म का लूप होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है। इससे क्या होगा जी, इन दोनों का इंटरप्ले होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक करंट। इससे क्या होता है कि ये जो फिनोमिना है यही बेसिक जो है मोटिव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स मीन्स मैग्नेटिज्म, यानी इन दोनों का इंटरप्ले, यानी एक ऐसा पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मौजूद हों, दोनों ही इंटरप्ले में हो, उसको हम, उन इफ़ेक्ट्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होते हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो वाइडली इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से ऑलरेडी करंट जो है वो गुजर रहा है, तो उसमें जो अगर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर कौन सी जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि जब हम कोई भी कंडक्टर है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ठीक है, यानी कोई भी कंडक्टर जो है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा
तो क्या होगा, वो एक मैंने बताया है पहले भी कि वो एक अपनी अलग से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी जैसे ही हमारे पास कंडक्टर में से करंट गुजरना शुरू हुआ, उसने अपनी खुद से एक क्या की, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की। इसी बात को मैं बल्कि पॉइंट्स में लिख दूंगी ताकि आपको ये समझ आए कि जैसे ही कंडक्टर में क्या हुआ जी, करंट जनरेट हुआ, ठीक है। करंट ने क्या किया, अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना ली। मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर एरो डाला जाता है। मैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख रही, जहाँ जहाँ मैं ये बी लिखूँगी उसका यही मतलब होगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि करंट जो हुआ, जैसे किसी कंडक्टर में से करंट गुजरा, उसने एक अपनी खुद की क्या की, मैग्नेटिक फील्ड बना ली, ठीक है। अगर मैं इस पूरे कंडक्टर को, ठीक है, यानी ये जो एक पूरा कंडक्टर है जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसको रख दूँ किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे पहले तो उसमें से करंट को पास करवाया, ठीक है। करंट पास करवाने के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। उसके बाद क्या किया मैंने, अगर इस पूरे कंडक्टर को, यानी ये काम कंडक्टर में हो रहा है, मैंने इस पूरे कंडक्टर को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कंडक्टर के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो क्या होगा कि कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वही फोर्स आज हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। यानी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना एक्सटर्नल, वो यूनिफॉर्म होगी, यानी चेंज नहीं होगी किसी भी पॉइंट पे। हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये करने वाले हैं आज। तो सेटअप इसके लिए मेरा कुछ इस तरह से है कि ये जो आपको दो पट्टियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये क्या है जी, कंडक्टर रेल्स हैं, ठीक है। यानी जो वो वाला कंडक्टर जिसमें से करंट गुजरेगा, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है एक रॉड, वो है कॉपर का, यानी ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, वो क्यों इस तरफ है, मैंने क्या किया है, इन दोनों को, यानी ये जो कॉपर की कंडक्टर जो रेल्स रखी हुई हैं, दो पट्टियाँ हैं, इनको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो करने लग जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दिख रही है आपको, अपवर्ड दिख रही है, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने लग गया और मैंने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस रॉड के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी जी। तो जैसे ही हमने इन रेल्स को बैटरी से अटैच किया और जो बैटरी है उसने एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है इन रेल्स पे, तो क्या हुआ, ये रॉड जो है वो मूव करने लग गया, ठीक है। और इस रॉड की जो मूव करने की जो डायरेक्शन थी, उससे हम इसकी फ़ोर्स का पता लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें करना पड़ता है, एक रूल है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल भी कहते हैं, कि आपने क्या करना है कि आपने अपना राइट हैंड लेना है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का राइट हैंड रूल ये है कि आपने जो है अपने राइट हैंड लेना है और अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको वो डायरेक्शन देनी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। यानी जो आपकी फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए जी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो आपका थंब होगा, आपका जो अंगूठा होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, करंट को, यानी आई को, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रॉड भी क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपकी जो पाम होगी, यानी आपकी जो हथेली होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स को और फोर्स की डायरेक्शन को, कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैं आपको ये कुछ इस तरह से करके दिखाती हूँ अपने हाथ से, मैं आपको इसकी एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, मेरी फिंगर्स वाली है, और जो करंट है जाहिर बात है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, मेरे थंब वाली है। तो जो ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो मेरे हाथ की पाम की डायरेक्शन है, यानी मेरे पाम से बाहर की तरफ, मेरी हथेली से बाहर की तरफ, वो ये एरो वाली आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि यानी एरो जो है वो मेरी हथेली से बाहर की तरफ है, राइट। तो ये क्या है, किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, और ये राइट हैंड रूल से मैंने फाइंड की है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसके ऊपर रोड के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन मैंने किससे फाइंड आउट की है, राइट हैंड रूल से। इसके अलावा आगे भी बहुत सारी इस तरह से राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स हमने लगाई है, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि ये फोर्स किस मैग्नीट्यूड की होगी। अच्छा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रॉड, यानी जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के दरमियान में है
उसके डायरेक्शन के, उसके एंगल के, मैग्नीट्यूड के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखें, रॉड किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड में और इस रॉड में ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा होगा, एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी इतना हो सकता है, राइट, मैक्सिमम एंगल कितना होगा, इतना होगा, यानी 90 डिग्री पे आके साइन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ये रॉड जो है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह बाहर की तरफ है ना, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, जो एंगल होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगी, फोर्स ज़्यादा होगी, और एंगल मैक्सिमम बेसिकली किसके ऊपर होगा, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अल्फ़ा वो एंगल है जो इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, इसी तरह जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एल के, यानी लेंथ ऑफ द रॉड्स, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान उसके, यानी ये जो इसकी रॉड की लेंथ उतनी है ना जितना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो उसके, यानी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी रॉड की फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जो हमारे पास फोर्स है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और इसके अलावा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, यानी ये उतनी तेज़ी से उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों को, बिकॉज ये चारों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको इकट्ठा करूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना चाहूँगी तो क्या बने, एफ इज इक्वल्स टू के आई एल बी साइन अल्फ़ा, और जो के है वो हमारे पास क्या है, वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए जो कांस्टेंट लगाया है के वो है, आई करंट है, एल क्या है जी, लेंथ ऑफ द रॉड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन ऑफ अल्फ़ा क्या है, यानी जो रॉड के दरमियान और इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो अपवर्ड है, जो एंगल बन रहा है वो है। तो जो ऐसे यूनिट्स होते हैं हमारे पास, उसमें यूजुअली इस के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एफ़ हमारे पास क्या होता है, आई बी एल साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, आपको पता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, साइन, और जो साइन है वो हमारे पास किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो फोर्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, अब ये मैंने किस तरह से लिखा, यानी मैंने इसको वेक्टर प्रोडक्ट में किस तरह से लिखा, मैं अब आपको वो समझाने जा रही हूँ। हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। ठीक है, अब जो करंट है, इधर हम लोग इस केस में करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बात करें, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और हम करंट के मैग्नीट्यूड की भी बात करें, तो करंट भी हमारे पास इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो एल है ये क्या है, हमारे पास लेंथ है। अब आपको पता है कि लेंथ जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर कोई वेक्टर नोटेशन नहीं डाली। ठीक है, तो ये क्या है जी, मैग्नेटिक फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ अ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इतनी होगी। ठीक है, सो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके लिए आपको इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज़्यादातर डायरेक्शंस वगैरह से रिलेटेड बातें होती हैं, और इसके अलावा राइट हैंड रूल्स होते हैं, तो उसके लिए आप अपना राइट हैंड यूज़ करें। और खैर आगे भी हम बात करेंगे, तो आई होप आपको आगे वाले लेक्चर सीरीज़ में इसकी ज़्यादा समझ आई होगी। तो अगर आज आपकी वीडियो आपको ये वाली अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।